हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा जो सब्जेक्ट है या कौन सा टॉपिक जो है वो हम लोग कर रहे हैं, तो आज की क्लास आप लोगों की क्लास नंबर 7 रहने वाली है। क्लास नंबर 7 हम लोग करेंगे और क्लास नंबर 7 में हम लोग करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निगमीय लेखांकन। और मैंने बताया हुआ है सिलेबस को, मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग एग्जाम तक आप लोगों का ये कंप्लीट करा देंगे, पूरी कोशिश रहेगी। अमलगमीशन जिसे हम लोग कहते हैं एकीकरण, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो एकीकरण बोलते हैं, कंपनियों का एकीकरण, अमलगमीशन ऑफ कंपनीज, ठीक है, इनके बारे में हम लोग करने वाले हैं। और ये क्लास जो है, ये क्लास आप लोगों को MCQ टाइप में मिलने वाली है। इसको हम लोग MCQ टाइप में करेंगे। जो भी बातें होंगी महत्वपूर्ण वो मैं आप लोगों को साथ ही साथ में बताते हुए चलूँगा। जैसे हम लोगों ने क्लास नंबर 6 में हम लोगों ने अच्छी तरीके से फाइनल अकाउंट के बारे में जाना था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग बिना समय गंवाए आज की क्लास अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक कंपनियों या कंपनियां जो एक सा व्यापार कर रही हों एक साथ मिलती हैं और एक नई कंपनी बनकर कार्य करती हैं तो इस मिलन को कहा जाता है। तो इस मिलन को हम लोग क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक कंपनियां जो एक जैसा व्यापार करती हैं, एक सा व्यापार कर रही हैं, तो और एक नई कंपनी बनाकर कार्य करती हैं, ठीक है, तो इस मिलान को हम लोग क्या कहेंगे? इस मिलान को क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं, संविलियन कहते हैं, पुनर्निर्माण कहते हैं और पुनर्गठन कहते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ यहाँ पर कि ये जो बातें हैं, अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो जैसे हम लोग बात करते हैं एकीकरण के बारे में, एकीकरण के बारे में समझ लेते हैं। एकीकरण के बारे में जानते हैं कि क्या होता है एकीकरण। तो देखो, जब दो या दो से अधिक कंपनी जब दो या दो से अधिक कंपनी जब दो या दो से अधिक कंपनी समापन में आ जाती हैं जब दो या दो से अधिक कंपनी समापन में आ जाती हैं और इनके व्यवसायों को व्यवसायों को लेने के लिए नई कंपनी समामेलित की जाती है, तो इसे एकीकरण कहते हैं। एकीकरण के बारे में मैंने बताया है, अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा कि जब दो या दो से अधिक कंपनियां समापन में आ जाती हैं और एक नई कंपनी व्यवसाय को लेने के लिए समामेलित होती है तो इसे एकीकरण कहते हैं। अब जैसे मान लो ए लिमिटेड है, एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। अब ये दोनों कंपनियां समापन में आ जाती हैं और तीसरी कंपनी, नई कंपनी जो है, जो न्यू कंपनी है, इसकी बात करते हैं न्यू कंपनी।
और न्यू कंपनी कौन सी बनी है, तो ये बनी है सी कंपनी। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ए सी कंपनी जो है, ए कंपनी और बी कंपनी मिलकर कौन सी कंपनी बनी है, सी कंपनी बनती है। तो इसे कहते हैं एकीकरण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग एकीकरण कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग एकीकरण कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एकीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर, जब दो या दो से अधिक कंपनियां जो एक सा व्यापार कर रही हैं, एक साथ मिलती हैं और एक नई कंपनी बनाकर कार्य करती हैं, तो इस मिलान को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस मिलान को हम लोग एकीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, तो इस मिलान को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग एकीकरण कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं है तो संविलियन क्या होता है। संविलियन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को भी हम लोग बता देते हैं। ठीक है, एक एक बात को आप लोगों को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा डिटेल में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा जो है, हम लोगों को समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है वो एमसीक्यू पर देखना है, एमसीक्यू पर प्रैक्टिस करनी है। संविलियन के बारे में समझते हैं। संविलियन का मतलब यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है कि अगर हम लोग ऊपर वाली को बात करते हैं तो इस कंपनी में, इस दशा में, ऊपर के हिसाब को ध्यान में रखना है। इस दशा में कोई नई कंपनी, इस दशा में कोई नई कंपनी निर्मित नहीं की जाती है। निर्मित नहीं की जाती है। ठीक है, वरन या बल्कि एक विद्यमान कंपनी अन्य कंपनी या कंपनियों को क्रय करके अपने में मिला लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस संविलियन में एब्जॉर्प्शन में कोई नई कंपनी का निर्माण नहीं होता है। मतलब कि जो विद्यमान कंपनी है उसी में से कोई एक कंपनी किसी भी कंपनी का जो है अपने में मिला लेती है, तो उसे हम लोग संविलियन कहते हैं। तो संविलियन के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि संविलियन क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग अलग कर देते हैं। एक एक बात को आप लोगों को बताएंगे, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन एक एक बात को बताना है। ठीक है, संविलियन के बारे में समझ लिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था तो वो था हम लोगों का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है। एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है व्ययों में मितव्ययिता लाना, वितरण में सुगमता लाना, प्रतिस्पर्धा का लोप करना, प्रतिस्पर्धा को कमी करना या प्रतिस्पर्धा को खत्म करना, या फिर उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं एकीकरण के उद्देश्य की या गुण की, ठीक है, एकीकरण के उद्देश्य या फिर हम लोग इनकी बात करते हैं गुण की। गुण मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं मेरिट की, ठीक है,
तो इनकी बात अगर हम लोग करते हैं तो एक एक करके मैं आप लोगों को बस वन बाई वन एक एक बात इनको बता दूंगा। जैसे एक पहला उद्देश्य क्या है कि प्रतिस्पर्धा में कमी करना, क्योंकि दो कंपनियां जब मिल जाएंगी आपस में तो आपस में जो कंपटीशन होता होगा वो कमी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, पहली बात कि प्रतिस्पर्धा में कमी करना, प्रतिस्पर्धा में कमी होगी ना, कमी करना पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है, अब जब दो कंपनियां मिलेंगी, सिंपल सी बात यह है कि जब दो कंपनियां मिलेंगी तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन, ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। तीसरी बात क्या है कि अब जब अलग अलग खर्च करते थे तो व्ययों में कमी भी होगी, क्योंकि अब एक ही खर्च करने पड़ेंगे, व्ययों में कमी होगी, ठीक है। और चौथा उद्देश्य है जब दोनों कंपनियां मिल जाएंगी तो पूंजी में वृद्धि होगी, पूंजी में वृद्धि होगी। और जो पांचवा जो है उद्देश्य है कि प्रबंध एवं नियंत्रण होगा, प्रबंध एवं नियंत्रण होगा, ठीक है। और जो छठवां उद्देश्य है वो है विशेषज्ञों की सुविधा मिलेगी, क्योंकि अलग अलग कंपनी में अलग अलग विशेषज्ञ काम करेंगे और अब एक ही कंपनी में दोनों लोग मिल जाएंगे तो विशेषज्ञों की सुविधा मिलेगी, विशेषज्ञों की सुविधा मिलेगी। वितरण में सुविधा होगी, किसमें सुविधा होगी, तो वितरण में सुविधा होगी, वितरण में सुविधा होगी। तो ये उनके उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है। तो एकीकरण के उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य हैं मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लिखवा दिए हैं, यही उद्देश्य होते हैं। बाजार पर नियंत्रण, इसको भी लिख लेते हैं, बाजार पर नियंत्रण, ये भी लिख दिया, लो। तो ये एक भी उद्देश्य ऐसा नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आता हो एकीकरण करने से, तो ये उद्देश्य हैं। तो मतलब कि व्ययों में कमी होगी, बिल्कुल होगी। वितरण में सुगमता होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि लिखा हुआ है वितरण में सुविधा। प्रतिस्पर्धा का लोप होगा, तो प्रतिस्पर्धा में कमी का मतलब होता है लोप करना। तो ये उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगर हम लोग इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और एक एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से बताना है, यही हमारा उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखो थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल वह है जो कि भुगतान योग्य होता है। क्रय प्रतिफल क्या होता है, अंशधारियों को भुगतान योग्य होता है, अंशधारियों और ऋणपत्रधारियों को भुगतान योग्य होता है, या फिर ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों को भुगतान योग्य होता है, या फिर ऋणपत्रधारियों को भुगतान योग्य होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसमें पूछा है, इसका अगर हम लोग उद्देश्य की बात करते हैं तो एकीकरण का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो मुख्य उद्देश्य तो वैसे ये है सी ऑप्शन, लेकिन अगर मुख्य उद्देश्यों की बात करते हैं तो ये भी डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल वह प्रतिफल है, देखो जैसे एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रतिस्पर्धा में कमी करना, तो ये मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये है मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन इस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन अगर उद्देश्य अगर पूछता तो हम लोगों का डी ऑप्शन सी, वैसे तो हम लोगों का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लेकिन अगर उद्देश्य अगर पूछता एकीकरण के उद्देश्य तो हम लोगों का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा देखा नहीं। अब बात आती है कि लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल जो है परचेज कंसीडरेशन वह है जो भुगतान योग्य होता है। किसको भुगतान योग्य होता है, अंशधारियों को, अंशधारियों और ऋणपत्रधारियों को,
ऋण पत्र धारियों तथा लेनदारों को या फिर ऋण पत्र धारियों को। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब परचेज कंसीडरेशन क्या होता है, ठीक है, प्रतिफल क्या होता है, क्रय प्रतिफल क्या होता है, तो क्रय प्रतिफल के बारे में जान लेते हैं। परचेज कंसीडरेशन, अब देखो यहां पर क्या बात है, तो एकीकरण के संबंध में एकीकरण के संबंध में प्रतिफल का तात्पर्य हस्तांतरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों एवं अन्य संपत्ति तथा रोकड़ के रूप में किए जाने वाले भुगतान से है। क्रय प्रतिफल का संबंध मतलब यहाँ पर कहा गया है कि हस्तांतरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनियों के अंशधारियों को यहाँ पर देखिए, अंशधारियों को अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों एवं अन्य संपत्तियों तथा रोकड़ के रूप में किए जाने वाले भुगतान को हम लोग क्या कहते हैं, किए जाने वाले भुगतान को क्रय प्रतिफल कहते हैं, और क्रय प्रतिफल को परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंशधारियों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ये बात। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हस्तांतरक कंपनी में एकीकरण समायोजन खाता खोला जाता है। हस्तांतरक कंपनी में एकीकरण समायोजन खाता खोला जाता है हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियों के समामेलन हेतु, हस्तांतरक कंपनी के वैधानिक संचयों के समामेलन हेतु, या फिर हस्तांतरक कंपनी के दायित्वों के समामेलन हेतु, या फिर हस्तांतरक कंपनी की अदृश्य संपत्तियों के समामेलन हेतु। तो हस्तांतरक कंपनी में एकीकरण समायोजन खाता खोला जाता है, तो वो क्यों खोला जाता है, तो इसका जो सही आंसर है कि जब हस्तांतरक कंपनी के वैधानिक संचयों के समामेलन हेतु, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एकीकृत कंपनी का प्रतिफल दिया जाता है। अभी मैंने बताया है एकीकृत कंपनी का प्रतिफल विनियोजित पूंजी से, चालू संपत्ति से, चेक से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एकीकृत कंपनी का जो क्रय प्रतिफल है या प्रतिफल है, तो वो किस हिसाब से दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है कि इसमें से किसी में, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शुद्ध संपत्ति का क्रय प्रतिफल के ऊपर आधिक्य कहलाता है। शुद्ध संपत्ति का क्रय प्रतिफल के ऊपर जो आधिक्य है वो क्या कहलाता है? ख्याति कहलाती है। शुद्ध संपत्तियां हैं, जैसे मान लो शुद्ध संपत्ति हैं 1 लाख रुपए की और क्रय प्रतिफल है 80,000 रुपए का। तो यहां पर जैसे मान लो कि हम लोगों ने परचेज, देखो अपनी संपत्तियां कितने की हैं? 1 लाख रुपए की और क्रय प्रतिफल कितने का है? 80,000 रुपए का। तो यहाँ पर जो आधिक्य है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसे क्या कहेंगे? उसे ख्याति कहेंगे, उसे पूर्वगत संचय कहेंगे, उसे आयगत संचय कहेंगे, या फिर उसे गुप्त संचय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? शुद्ध संपत्ति का क्रय प्रतिफल के ऊपर आधिक्य जो है वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वह है बी ऑप्शन। 1 मिनट रुक जा, बता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि शुद्ध संपत्ति का क्रय प्रतिफल के ऊपर आधिक्य को क्या कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको IMP मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करती हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि एकीकरण का आशय है। एकीकरण का आशय है कि एक कंपनी का समापन और एक नई कंपनी का निर्माण, या फिर दो या अधिक कंपनियों का समापन और एक नई कंपनी का निर्माण, या फिर एक कंपनी का समापन दूसरी कंपनी को खरीदना, या फिर एक द्वारा दूसरी कंपनी को खरीदना। तो इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बताया है आप लोगों को कि इसका सही आंसर जो अर्थ बताया है एकीकरण का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एकीकरण का आशय 2 या अधिक कंपनियों का समापन और एक नई कंपनी का निर्माण। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संविलियन का अर्थ है, संविलियन को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन का अर्थ क्या है कि एक विद्यमान कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों को अपने में मिलाना, या फिर 2 कंपनियों द्वारा समापन करके नई कंपनी बनाना, या फिर विद्यमान कंपनी द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारना। ये तो इसे कहते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसे कहते हैं पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, इसी को नाम देते हैं पुनर्निर्माण में, ठीक है। या फिर एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को खरीदना। तो संविलियन का अर्थ भी मैंने बताया था आप लोगों को कि एक विद्यमान कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों को अपने में मिलाना, तो इसी को एब्जॉर्प्शन या फिर इसी को संविलियन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संविलियन प्रक्रिया की विशेषता है। संविलियन प्रक्रिया की क्या विशेषता है कि एक कंपनी द्वारा व्यवसाय को खरीदना, या फिर 2 का समापन नई कंपनी का निर्माण, या फिर एक को छोड़कर अन्य का समापन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संविलियन प्रक्रिया की जो विशेषता है तो वो क्या विशेषता है कि एक को छोड़कर अन्य का समापन, मतलब कि इसमें एक कंपनी तो रहेगी, ठीक है, एक कंपनी रहेगी, लेकिन दूसरी कंपनियां जो हैं और कंपनियां जो हैं उसमें मर्ज हो जाएंगी, मिल जाएंगी, तो इसी को कहते हैं संविलियन। तो इसका राइट आंसर है, यही इसकी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में बाहरी पुनर्निर्माण की स्थिति है।
बाहरी पुनर्निर्माण की स्थिति है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का समापन करके ए बी लिमिटेड का निर्माण करना, या फिर बी लिमिटेड का समापन करके ए लिमिटेड का निर्माण, या फिर ए लिमिटेड का समापन और ए न्यू कंपनी लिमिटेड का निर्माण, या फिर ए और बी लिमिटेड ने पूंजी का पुनर्गठन किया है तो इसे हम बाहरी पुनर्निर्माण कहेंगे। बाहरी पुनर्निर्माण हम लोग किसको कहेंगे? इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो बाहरी पुनर्निर्माण का मतलब यहाँ पर हम लोग इंटरनल आंतरिक पुनर्निर्माण और बाहरी पुनर्निर्माण को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ए कंपनी ए लिमिटेड का समापन एवं ए न्यू कंपनी लिमिटेड ए न्यू लिमिटेड का निर्माण करेंगे तो ये बाहरी पुनर्निर्माण की बात आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि एकीकरण के लिए लेखांकन से संबंधित लेखांकन जो मानक है, लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो 2 है। ठीक है, ये तो स्टॉक से संबंधित है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, ये फिक्स एसेट से संबंधित है। ठीक है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है। तो इसका राइट आंसर है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है। एकीकरण के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है 1/4/1995 से एकीकरण के संबंध में लेखा प्रमाप जो है वो 14 जो है वो प्रभावी बनाया गया है। कब से बनाया गया है? 1/4/1995 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को प्रभावी बनाया गया है। प्रभावी बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हितों का एकीकरण विधि संबंधित है। हितों का एकीकरण विधि एकीकरण से संबंधित है, संविलियन से संबंधित है, पुनर्निर्माण से संबंधित है, या फिर आंतरिक पुनर्निर्माण से संबंधित है। तो हितों का एकीकरण विधि जो है वो किससे संबंधित है? तो वो याद रखिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हितों का एकीकरण विधि जो है वो एकीकरण से संबंधित है। ठीक है, और एकीकरण के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक है 13 नंबर और एक है 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हितों के एकत्रीकरण विधि का आधार है। हितों के एकत्रीकरण विधि का जो आधार है दोनों व्यापारों को मिलाया जाए, या फिर एक कंपनी के लाभ और दूसरी कंपनी के हस्तांतरी होंगे, या फिर हस्तांतरी कंपनी व्यापार पृथक पृथक चलाएगी, या फिर वित्तीय विवरणों को पूर्णतः बंद किया जाएगा। हितों का एकीकरण विधि में क्या आधार होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो एकीकरण के अगर हम लोग प्रकार की बात करते हैं, एकीकरण के प्रकार, और एकीकरण के जो प्रकार होते हैं वो यहाँ पर 2 होते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं? 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 है हम लोगों का विलय के स्वभाव का एकीकरण। विलय के स्वभाव का एकीकरण, और दूसरा जो है विलय के स्वभाव का एकीकरण, और दूसरा है क्रय के स्वभाव का एकीकरण। क्रय के स्वभाव का एकीकरण। ठीक है, अगर पूछता है कोई तो एकीकरण 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हितों के एकत्रीकरण विधि का जो है वो आधार पूछा है। तो इसका राइट आंसर है इस हस्तांतरी कंपनी पृथक पृथक जो है वो अपना व्यापार चलाएगी। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की विलय के
स्वभाव का एकत्रीकरण वांछनीय है, तो हस्तांतरक कंपनी का व्यापार चालू रखना हो, या फिर हस्तांतरक कंपनी के वित्तीय विवरणों के मदों में परिवर्तन ना हो, या फिर हस्तांतरक कंपनी के अंशधारी 90% तक भाग जो है वो हस्तांतरित कंपनी के में धारक हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है कि ये सभी जो है बातें इसमें जो सही हैं, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वांछनीय है तो यहाँ पर पूछा है कि विलयन के स्वभाव के एकीकरण में क्या वांछनीय है कि हस्तांतरक कंपनी जो है वो चालू व्यापार रखना चाहती है, हस्तांतरक कंपनी का व्यापार चालू रखना हो, या फिर हस्तांतरक कंपनी के वित्तीय विवरणों की मदों में परिवर्तन ना हो, या फिर हस्तांतरक कंपनी के अंशधारी का 90% भाग हस्तांतरित कंपनी में धारक हो। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और लिखा हुआ है कि 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विलयन के स्वभाव के एकत्रीकरण में प्रयुक्त लेखांकन विधि का नाम है। तो विलयन के स्वभाव के एकत्रीकरण में प्रयुक्त लेखांकन विधि का जो है वो नाम पूछा है। तो इसका जो नाम पूछा है तो क्रय विधि है, विलयन विधि है, हितों का एकत्रीकरण विधि है, या फिर शुद्ध संपत्ति विधि है। तो देखो, विलयन के स्वभाव के एकत्रीकरण में निम्नलिखित 5 शर्तों को पूरा करने पर ही किसी भी कंपनी के एकत्रीकरण को विलय के स्वभाव का एकत्रीकरण माना जाएगा। अब वो 5 कंडीशन कौन कौन सी हैं तो उनको मैं आप लोगों को अगर लिखने की बात करता हूँ तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि विलय के स्वभाव के एकत्रीकरण में प्रयुक्त लेखांकन विधि का जो नाम है तो वो क्या है, हितों का एकत्रीकरण विधि उसका नाम है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हितों का एकत्रीकरण विधि में हस्तांतरक कंपनी की अंश पूंजी में अंतर का समायोजन होगा। तो अंतर का समायोजन हम लोग किस खाते से करेंगे, तो समायोजन संचयों से करेंगे, लाभों से करेंगे, संपत्तियों से करेंगे, या फिर समायोजन की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कि हम लोग कहाँ से करेंगे, संचयों से करेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि क्रय जो है, क्रय प्रतिफल निकालने की कितनी विधियां होती हैं, क्रय प्रतिफल को के निर्धारण की 3 रीतियां होती हैं। ठीक है, क्रय प्रतिफल के निर्धारण की रीतियां, क्रय प्रतिफल के निर्धारण की रीतियां। तो पहली रीति है शुद्ध भुगतान रीति। क्या है, तो शुद्ध भुगतान रीति। दूसरी जो रीति है वो है शुद्ध संपत्ति रीति, शुद्ध संपत्ति रीति। और जो तीसरी विधि है वो है अंशों की अनुपात रीति। क्या है, अंशों की अनुपात रीति, या इसी को कहते हैं अंश विनिमय रीति, या इसी को कहते हैं अंश विनिमय रीति। तो ये 3 विधियों को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इन 3 विधियों को भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और लिखा हुआ है कि 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रय के स्वभाव के एकत्रीकरण में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में संपत्तियों या दायित्वों को दर्ज किया जाएगा। तो किस मूल्य पर दर्ज किया जाएगा, पुस्तक मूल्य पर दर्ज किया जाएगा, बाजार मूल्य पर दर्ज किया जाएगा,
पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दर्ज किया जाएगा या फिर अपलिखित मूल्य पर दर्ज किया जाएगा। तो क्रय के स्वभाव के एकत्रीकरण में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में संपत्तियों एवं दायित्वों को दर्ज किया जाएगा। तो वो किस आधार पर, किस मूल्य पर दर्ज किया जाएगा? तो पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दर्ज किया जाएगा। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रय के स्वभाव के एकत्रीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संचय क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दर्ज होगा? तो क्रय के स्वभाव के एकत्रीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संचय क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दर्ज होगा? तो इसका राइट आंसर बताना है कि सामान्य संचय। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग डिटेल करने बैठ जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा एक एक मेथड को समझने में, लेकिन फिलहाल हम लोग एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्रय के स्वभाव के एकत्रीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संचय क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दर्ज होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है विनियोग छूट संचय जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 19 नंबर में लिखा हुआ है कि क्रय के स्वभाव के एकत्रीकरण में निम्न कौन सा संचय क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दर्ज नहीं होगा? संचय कोष, निर्यात सहायता संचय, पूंजी विनियोजन सहायता संचय या फिर विकास छूट संचय। ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को सबसे कठिन क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को कठिन से कठिन और सरल से सरल क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग जरूर करें, और अगर जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, क्रय के स्वभाव के एकत्रीकरण में कौन सा संचय क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दर्ज नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर है कि संचय कोष जो है वो यहाँ पर दर्ज नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि वैधानिक संचयों को क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दिखाने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? तो वैधानिक संचयों को क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दिखाने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? तो एकत्रीकरण संचय खाता डेबिट होगा या फिर एकत्रीकरण समायोजन खाता डेबिट होगा। तो यही खाता जो है वो डेबिट होगा। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि एकीकरण समायोजन खाता चिट्ठे में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? संपत्ति पक्ष में विविध व्यय में दिखाया जाता है, संपत्ति पक्ष में चालू दायित्व में दिखाया जाता है, या फिर दायित्व पक्ष में चालू दायित्व में दिखाया जाता है, या फिर दायित्व पक्ष में संचय और आधिक्य में दिखाया जाता है? एकत्रीकरण समायोजन खाता चिट्ठे में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? इसका राइट आंसर है कि संपत्ति पक्ष में विविध व्यय में इसको हम लोग दिखाते हैं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि खरीदी गई संपत्तियों का शुद्ध मूल्य क्रय प्रतिफल से कम है तो वह राशि होगी। यदि खरीदी गई संपत्तियां जो हैं वो शुद्ध क्रय प्रतिफल से कम हैं तो वो क्या है? लाभ है, संचय है, हानि है या ख्याति है? तो खरीदी गई संपत्तियों का शुद्ध मूल्य क्रय प्रतिफल से अगर कम है, क्रय प्रतिफल से अगर कम है तो वो क्या है? तो वो हम लोगों का क्या है? तो वो हम लोगों के पास जो है वो ख्याति है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विलय के स्वभाव के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की राशि होगी। क्रय प्रतिफल की राशि होगी हस्तांतरक कंपनी की पूंजी के बराबर, हस्तांतरक कंपनी की शुद्ध संपत्तियों के बराबर, या फिर कुल संपत्तियों के बराबर या संचयों के बराबर। विलय के स्वभाव के एकत्रीकरण में क्रय प्रतिफल की जो राशि होगी तो वो किस हिसाब पर होगी? हस्तांतरक कंपनी की पूंजी के बराबर। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया है कि हस्तांतरक कंपनी की पूंजी के बराबर। 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शुद्ध संपत्ति विधि से क्रय प्रतिफल का सूत्र होगा। तो शुद्ध संपत्ति विधि से होगा कि कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व, या फिर कुल संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व, या फिर क्रय की गई संपत्तियों की वसूली मूल्य, दायित्वों का क्रय मूल्य,
या फिर कुल संपत्तियों का क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो शुद्ध संपत्ति विधि में क्रय प्रतिफल की बात आती है तो इसका राइट आंसर है कि क्रय की गई संपत्तियों की वसूली मूल्य और माइनस करेंगे दायित्वों का क्रय मूल्य। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको देखो, अगर हम लोगों को आप लोगों को करना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तो मैंने कराए हुए हैं जो संपत्तियों जो है, कंपनियों का समामेलन जो है, कंपनियों का एकीकरण जो है, ये सारा का सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। अगर पढ़ना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके कॉर्पोरेट अकाउंट में सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे वहाँ पर क्लास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेखा मानक 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा। किसको चुकाया जाएगा? मैंने अभी बताया था अंशधारियों को चुकाया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो मैंने बिल्कुल सही आंसर पर ही टिक किया है, भले ही दो ऑप्शन जो और ऑप्शन है उनको नहीं पढ़ा है। तो हम लोगों को इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में कृत्रिम संपत्तियों का लेखा विक्रेता कंपनी किस प्रकार से करेगी? अंशधारियों के क्रय खाते में करेगी, संचयों से अपलिखित करेगी, वसूली खाते में करेगी, या फिर क्रेता कंपनी लेगी? तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है कि वसूली खाते में उसको लिखेंगे। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल देय होने के संबंध में विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में खाता डेबिट होगा। तो कौन सा खाता डेबिट होगा? तो वसूली खाता डेबिट होगा, क्रेता कंपनी का खाता डेबिट होगा, संचय खाता डेबिट होगा, या प्रविष्टि ही नहीं होगी? तो कोई प्रविष्टि ही नहीं होगी। इसका राइट आंसर है कि क्रेता कंपनी का जो खाता है वो डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पर विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में अगर खाता डेबिट होगा तो वो होगा क्रेता कंपनी को, क्योंकि यहाँ पर रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में संचय खाता हस्तांतरित किया जाएगा। तो संचय खाता को हस्तांतरित किस में करेंगे? वसूली खाता में करेंगे, अंशधारियों के खाते में करेंगे, नई कंपनी के खाते में करेंगे, या हस्तांतरित नहीं होगा? इसका राइट आंसर है क्या? इसका राइट आंसर है वसूली खाते में उसको हस्तांतरित करेंगे। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 29 नंबर में कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में संचय खाते के साथ व्यवहार होगा। संचय खाते के साथ व्यवहार होगा तो यहाँ पर क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, लेखा नहीं किया जाएगा, या क्रेता कंपनी नहीं लेगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्रेडिट होगा। तो इसका राइट आंसर है क्रेडिट होगा। तो देखो, ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं विलय की प्रकृति के या फिर और जो है क्रय की प्रकृति के, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आते हैं ये क्वेश्चन जो है, अगर आप लोगों को थ्योरी भी इसकी पढ़नी है तो आप लोग बता दीजिए। अगली क्लास में मैं इनकी थ्योरी ही लेकर आऊँगा और एक एक बात को मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए। और मैंने जो क्लासें कराई हुई हैं तो ये क्लास नंबर 1 मैंने स्टार्ट की हुई है, मतलब क्लास नंबर 1 भी कराई हुई है, और ये क्लास नंबर 6 मैंने, ये जो पोस्टर मिली है मुझे, तो ये देखिए कि मैंने क्लास नंबर 6 में अंतिम खाते कराए हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल एंड जो डिवेंचर के बारे में मैंने यहाँ पर पार्ट 1 में, क्लास 1 में और क्लास 2 में मैंने यही कराया है। और यहाँ पर जो है और भी क्लासें हैं उनको भी मैंने कराया है। क्लास नंबर 4 में मैंने आप लोगों को डिवेंचर के बारे में बताया है, और क्लास नंबर 3 में भी मैंने आप लोगों को डिवेंचर के बारे में MCQ कराए हैं। तो इनको आप लोग इन क्लासों को जरूर करिए जाके। ये क्लासें मतलब हम लोगों की क्लास जो हैं, आज की क्लास को मिलाकर 7 क्लासें हम लोगों की इसमें हो चुकी हैं, तो इनको आप लोग जरूर करें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें। और मैं आप लोगों को, अगर आप लोग कहते हैं इनकी डिटेल भी बताइए, इसको इस पार्ट की डिटेल जरूर बताइए, लेसन को मैं जरूर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अगर आप लोग कहते हैं तो, ठीक है। और अगर नहीं तो हम लोग इसी प्रकार से इनकी अगली टॉपिक की अगली क्लास को हम लोग आप लोगों को लेकर आएंगे। अगला टॉपिक जो हम लोगों का रहने वाला है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसको हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अगली क्लास में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जो है उनकी क्लास करेंगे, और साथ ही में बैंकिंग कंपनी की भी क्लासें करने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग SP एजुकेशन चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।